क्रिकेट बॉल से चोट लगी थी। अच्छा, तो रात सीटी स्कैन किया कि वो क्लॉट निकला, अगर ट्यूमर ट्यूमर है। हाँ तो डेंजर तो है ही। हाँ, हरा वाला हिस्सा दिख रहा है, उसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। अच्छा। तो पूरे बॉडी का कंट्रोल वहीं पे होता यहाँ है, पे। जैसे कि हार्ट। नमस्ते और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे शो पर जो गेस्ट आए हैं वो न्यूरो सर्जन हैं और बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज मैं उनसे कुछ सवाल करूंगी। ये पॉडकास्ट बहुत काम का है, इसे देखिए और समझिए कि हमारे रोज़मर्रा की जो लाइफ होती है उसके अंदर हम कभी सर में दर्द होता है, कभी चक्कर आता है, तो वो हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस तरह के अगर डिसीज़ होते हैं हमेशा तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं हमारे न्यूरो सर्जन से, डॉक्टर नायक जोशी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करूंगी कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर, आप ये मुझे बताइए कि आपको इस फील्ड में आने के लिए जो आइडिया आया कि आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर में भी आपको न्यूरो सर्जन बनना, ये आइडिया कैसे आया? देखिए, कहानी बहुत लंबी है। बताइए। मेरा बचपन यवतमाल नाम के डिस्ट्रिक्ट प्लेस है नागपुर के पास। अच्छा। वहाँ पे गया। मेरे पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। अच्छा। तो उन्होंने बहुत सेवा की लोगों की। अच्छा अच्छा। एक डिस्पेंसरी चलाते थे, लेकिन उस ज़माने में एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं रहते थे। अच्छा। तो मेरे पिताजी सब छोटी मोटी सर्जरीज भी कर लेते थे। अच्छा अच्छा। तो उसमें उन्होंने पैसा बहुत नहीं कमाया, लेकिन नाम इतना कमाया कि लगभग पूरे तालुका में से सब लोग उनको जानते तहसील में थे। से सब लोग जानते थे और आते थे और इतना उनको मान सम्मान करते थे। जो खेती वाला किसान होता था वो उनके खेत में जो भी उपज आती थी, अच्छा, वो दे देते थे। आके देते थे। कभी अच्छा। मक्खन, घी, कभी तुअर दाल, ये सब अच्छा। हमारे घर में बहुत फ्री आ जाता था। अच्छा, मतलब ग्राउंड लेवल पे हाँ, शुरुआत हुआ तो था। वैसे वक्त वो सब मैंने बचपन में देखा था। अच्छा अच्छा। तो दिमाग में एक ही चीज़ बैठी कि बस ये जैसे हमारे पिताजी इतना नाम कमाए, लोगों की सेवा करते हैं, अच्छा। बस हमको भी वही करना है। तो उस हिसाब से डॉक्टर ही बनना है सर। और ऊपर वाले की दया से दिमाग अच्छा चलता था, हर बार फर्स्ट आता था। ओके। तो और एक है कि मैं बहुत जल्दी स्कूल में गया। अच्छा अच्छा, मतलब टाइम से पहले हाँ, ही। लोग 6 साल 6.5 साल में जाते हैं, मैं 5.5 साल में पहले में चले गया। अच्छा तो अच्छा। इसके लिए पर उसकी तकलीफ बाद में हुई कि अच्छा। मैं 12वीं पास हो गया, तब मेरी उम्र 17 साल पूरी नहीं थी। ओके। और मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का ऐसा एक रूल है कि हाँ। यदि आप 17 साल के नहीं हो राइट। तो आपको उस साल एडमिशन नहीं मिलती, अगले साल मिलती है। एडमिशन फिक्स हो जाती है आपकी। हाँ, हाँ। लेकिन अगले साल ज्वाइन करना होता है। आपका 6 महीना वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया। हाँ, 1 साल वेस्ट हो गया। अच्छा, हाँ, हाँ। और वो भी रूल के हिसाब से 31 दिसंबर तक होना चाहिए। अच्छा। और मेरा 11 फरवरी है। ओहो। 42 दिन की वजह से मेरा 1 साल गया। अच्छा। लेकिन तब मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन मिल रही थी। ओह। तो बहुत लोगों ने कहा कि 1 साल गंवाने से तो इंजीनियर बन जाओ ना। हाँ, क्या right। पड़ा है डॉक्टर बनने में। तो लेकिन नहीं, हमको जिद थी कि नहीं, हमको डॉक्टर ही बनना है। इतना कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म भी नहीं भरा। अच्छा अच्छा। तो ये एक जुनून सा था। बाद में पहले तो एमबीबीएस बनना बहुत हो गया। अच्छा। बाद में एमएस करेंगे जनरल सर्जरी, क्योंकि घर बहुत बड़ा घर था, प्लॉट बहुत बड़ा था। हाँ, पिताजी की इच्छा थी कि यहाँ पे हम हॉस्पिटल बनाएंगे, नीचे हॉस्पिटल, ऊपर घर, ऐसा बनाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब बचपन से आपने हाँ, वो हाँ, बैकग्राउंड आपका बैकग्राउंड वैसा ही दिखा। था, तो इसके लिए। लेकिन बाद में जब ऐसा हुआ कि एमएस जनरल सर्जरी करके भी शायद उतना नहीं, अभी स्पेशलाइजेशन का युग आया है। अच्छा। वो हमारे पिताजी वैसे दृष्टा थे, तो उन्होंने पहले ही भाप लिया कि सिर्फ एमएस करके भी नहीं चलेगा, भले ही आपको दूर जाना पड़े, लेकिन आप हाँ। एमसीएच कीजिए। अच्छा। तो कुछ तो उनके तरफ से आया, कुछ तो हम जब पढ़ते थे फिर तभी भी एक इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेवलप होते जाता है। तो हिसाब से पहली बार, पहले तो हम पता भी नहीं था, एमबीबीएस करते वक्त तो पता भी नहीं था कि ऐसे कुछ ब्रांचेस रहती है। जनरल सर्जरी तक मालूम था। अच्छा। ये उसके आगे भी 5-6 टाइप के ब्रांचेस में रहता है। न्यूरो सर्जरी, हार्ट सर्जरी,
किडनीज की सर्जरी, यूरोलॉजी, अच्छा प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस रहती है। अच्छा लेकिन उनके बारे में मैं एमबीबीएस होने तक लगभग मालूम नहीं था। अच्छा अच्छा लेकिन जब फाइनल एमबीबीएस को आए तब थोड़ा पता चला, और थोड़ा तभी जब हम सर्जरी में भी ब्रेन के बारे में, खास करके हेड इंजरीज के बारे में पढ़ते थे। अच्छा क्योंकि तब आज की जैसी रोड कंडीशंस नहीं थी, एक्सीडेंट्स बहुत हुआ करते थे। अच्छा। और सर में चोट लगने से बहुत लोग मरते थे। ओहो तो वो देखकर हमको लगा कि नहीं, हमने इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अच्छा, वहीं से आपको एक तो वैसे आइडिया एक आया। आइडिया आया। तो उसके बाद जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था एमबीबीएस के बाद, तो अच्छा। फिर से मैंने मेरे गांव यवतमाल में किया। तो वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, सीटी स्कैन नहीं था, तो पेशेंट को ले जाना पड़ता था नागपुर। अच्छा तो एक बार ऐसा मौका हुआ कि एक पेशेंट, सीरियस पेशेंट था, हमारे यवतमाल के डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि इसके ब्रेन में क्लॉट है, जबकि कोई सीटी स्कैन नहीं था फिर भी। तो अच्छा। इसको नागपुर ले जाओ, वहाँ पे ऑपरेशन होगा तो ये अच्छा हो जाएगा। क्रिकेट बॉल से चोट लगी थी। अच्छा तो रात में हम वहाँ से यवतमाल से नागपुर तब 3-4 घंटे का रास्ता हुआ करता था। तो गए, पूरे रास्ते में पेशेंट बहुत हिल रहा था, बेहोश था। लेकिन वहाँ गए, सीटी स्कैन किया, वो हमारे डॉक्टर साहब का कहना बराबर था, सीनियर का, कि वो क्लॉट निकला। तो रातों रात उसका ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन में मैं हाजिर था। और उसके बाद सुबह वो पेशेंट उठ के बैठा, नाश्ता मांग रहा था। अच्छा तो इतना अच्छा रिजल्ट्स देखने के बाद तब तो डिसाइड कर लिया कि अच्छा, अभी वो बनेंगे। एक टाइम था ऐसा। कि न्यूरोसर्जन ही बनना बनेंगे। है। तो बहुत ही अच्छा एक तरह से मूवमेंट था वो आपके लिए, कि जब आपने एकदम से अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आपको न्यूरो सर्जन बनना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और न्यूरो सर्जन बनने के बाद में आपकी लाइफ में ऐसा वो कौन सा ऑपरेशन था कि वो करते समय आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े? कोई ऐसा कोई घटना आपको याद है? देखिए, मैं सायन हॉस्पिटल में डॉक्टर रमानी के अंडर ट्रेन हुआ हूँ। तो उनके तो स्पाइन के बारे में तो वर्ल्ड फेमस है। अच्छा तो उन्होंने पूरा दिल लगा के हमको बेस्ट स्टूडेंट की तरह हमको सब टेक्निक्स सिखाई है। अच्छा तो स्पाइन के बारे में तो हमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। फिर भी ब्रेन के बारे में कभी कुछ थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती थी। हाँ, लेकिन सबसे फिर भी बड़ा डिफिकल्टी कब आया? हाँ, तो मैं 1995 में पास आउट होने के बाद 1 साल डॉक्टर अमानी को हेल्प किया। उसके बाद में प्राइवेट में जब चालू किया तो अकेले ही करना पड़ता था। वहाँ पे तो पूरा स्टाफ रहता था। प्राइवेट अच्छा। में अकेले ही सब ऑपरेशन सब करना पड़ता था। प्राइवेट में मतलब हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ अच्छा। पे फैसिलिटीज़ है आईसीयू की वगैरह, हाँ, तो ऐसे जगह पे करते थे। अच्छा तो उसमें मुझे अभी भी याद है, उल्लासनगर में मैंने एक ऑपरेशन किया हुआ है। अच्छा। तो जो 13-14 साल का लड़का था, उसके ब्रेन के बीचों बीच लगभग 6-7 सेंटीमीटर नीचे, ये यहाँ से एक लाइपोमा करके यानी फैट की गांठ थी। अच्छा तो उसको निकालने में काफ़ी तकलीफ हुई थी, काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी, 1-2 बार रुकना पड़ा था। तो वो एक यादगार ऑपरेशन है। वो पेशेंट बाद में अच्छा हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि ऑपरेशन मैंने बीच में रिलेटिव्स को ऑपरेशन थिएटर में बुला के उनको दिखाया कि इतना ब्लीडिंग हो रहा है, मैं ऑपरेशन रोक रहा हूँ, नहीं तो ये पेशेंट टेबल पे ही जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन बंद कर दिया और उसको 48 घंटे के बाद में फिर से खोला तो पूरा सब ब्लीडिंग रुक गया था। अच्छा। और वो ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन था। तो 48 घंटे के बाद में इट वाज लाइक केक वॉक, यानी आराम से वो ट्यूमर निकल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सर्जन्स को ये पता होना रहता है कि कब रुकना है, क्या ऑपरेशन करना है, इससे ज़्यादा क्या कौन से पेशेंट का ऑपरेशन नहीं करना है ये भी पता रहना अच्छा, ये चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, और कब रुकना है, व्हेन टू स्टॉप, ये भी पता चाहिए। और ये एक्सपीरियंस से ही आता है, आई थिंक एक्सपीरियंस से आता है। काम करते 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 जो गलतियां करते हैं, Right. यू बर्न योर फिंगर्स, आइदर यू और योर सीनियर्स, आपके सीनियर्स से गलतियों से भी आप सीख सकते हो। मतलब लाइफ में गलतियां होनी चाहिए। गलतियां होनी चाहिए, तो उसके से हम नहीं और उन गलतियों से सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। दोबारा वही गलती करते रहे तो फिर आप कोई फायदा नहीं है। आपको गलती से सीख लेनी चाहिए। आम पब्लिक ये सोचती है, उनके दिमाग में बात रहती है कि डॉक्टर कभी गलती नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। डॉक्टर भी ह्यूमन बीइंग है, तो उसको भी सब पूरे दुनिया के टेंशन्स होते हैं, फैमिली होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और
जो आज का लाइफ स्टाइल है सर, तो इस लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या लगता है कि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? के लिए अच्छी चीज़ें हैं वो खाने में या दिखने में अच्छी नहीं लगती है। जो हमको अच्छा लगता है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता है, लेकिन हम लोग वही चीजें हाँ वही चीज़ें खाते हैं। जैसे अभी फास्ट फूड हो गया, राइट, ऑयली चीज़ें होगी, ये हम चाव से खाते हैं। हमारे आयुर्वेदा में काफ़ी सालों से आहार विहार ये सब बताया है कि क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो इवन कब खाना चाहिए, कब खाने के बाद चलना चाहिए, खाने के बाद आराम करना चाहिए। जैसे दोपहर के खाने के बाद में आराम करना चाहिए, ये कंपलसरी है। कंपलसरी है, पर आज के ज़माने में किसी को मिलता नहीं है। राइट, रात के खाने के बाद में 100 कदम चलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। राइट, तो ये करना चाहिए। तो ये हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर ही है, क्योंकि आज की जितनी भी अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल खून की नसों में जाके फंसना और उसकी वजह से क्लॉट्स भी, ब्लड प्रेशर बढ़ना, क्लॉट्स छूट के ब्रेन में जाना, ये सब लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। आज बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि भाई हमारा एक आर्टरी चोकअप बताया है, लेकिन डिफेक्ट कुछ भी नहीं रहता उनको, आर्टरी चोकअप बताया हुआ है, तो अभी एंजियोप्लास्टी बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि एंजियोप्लास्टी जरूर कीजिए, पैसा है तो कीजिए, लेकिन लाइफस्टाइल बदलना ज़रूरी है। तो आपका कहने का मतलब यही है कि लाइफ स्टाइल मेन है और आपका खाने पीने का तरीका मेन है, बहुत जरूरी। तो वो सब चीज़ अगर सिस्टम में रहेगी तो हम लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। गोलियां खाना, हर चीज़ और ब्लड टेस्ट करना, ब्लड टेस्ट करना ठीक है, लेकिन आजकल जो आया हुआ है कि सब 200 टेस्ट कर लो 2000 रुपये में, उसको कोई मतलब नहीं होता है। जो हमारी रेलेवेंट टेस्ट होती है वही करना चाहिए, जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसी के रिलेटेड टेस्ट करेंगे तो अच्छा होता है। राइट, बात करते करते दिमाग में एक सवाल आया है कि ब्रेन हैमरेज जैसे अभी होता है तो आप लोग सर्जरी करते हैं, तो जब ये टेक्निक नहीं था, ये तो पहले जब ब्रेन हैमरेज होता होगा तो वो कैसे इलाज होता था? क्या वो आयुर्वेदिक से होता था? हाँ, ये अभी इवन मॉडर्न मेडिसिन जिसको बोलते हैं एलोपैथी, तो उसमें भी ऑपरेशंस की टेक्निक इतनी डेवलप नहीं थी। फिर भी काफ़ी पुराने, यानी सर में चोट लगने की वजह से क्लॉट्स हुए थे, उसको निकाले हुए एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ, क्योंकि खोपड़ी बंद है और सादे एक्सरे में भी कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ क्लॉट है। तो जब तक सीटी स्कैन का आविष्कार नहीं हुआ, जो कि वैसे तो 1970 के दशक में हुआ था आविष्कार, जो कारखानों में वापरते थे, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के लिए लगभग 75 के आसपास, 75 to 76 में अमेरिका में यूज़ होने लग गया, और भारत में पहला सीटी स्कैन 1983 में आया। तो सीटी स्कैन में पता चलने लग गया कि कहाँ ब्लड क्लॉट है और ट्यूमर है, वो हिसाब से फिर आगे स्पेसिफिसिटी बहुत आई कि एग्जैक्टली कहाँ खोलना है। ये सब तो पहले तो पता नहीं चलता था। तो फिर कैसे इलाज होता था? तो अंदाज से, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन कि तपास करके कि हाँ, ये जैसे इलेक्ट्रिशियन को पता रहता है कि ये लाइट नहीं लग रहा है तो कौन सा फ्यूज गया होगा या इसकी वायर कहाँ है, तो वो हिसाब से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी। तो वो हिसाब से एक हाथ एक पैर गया तो सिर्फ गर्दन तक की तकलीफ है तो गर्दन में भी हो सकता है, लेकिन एक हाथ एक पैर और चेहरा भी है तो ब्रेन में ही है। अच्छा, मतलब एक हाथ काम नहीं कर रहा है, एक हाथ एक पैर काम नहीं कर रहा है तो गर्दन में भी, हाँ गर्दन में भी हो सकता है, लेकिन चेहरा भी साथ में टेढ़ा हो गया है, तो ये प्रॉब्लम ब्रेन नहीं है। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि बात करते कभी चेहरा भी टेढ़ा हो जाता है, तो वो फेशियल, ब्रेन से रिलेटेड रहता है, या फिर फेशियल नर्व पैरालिसिस करके एक रहता है। तो उसमें कान के पीछे से फेशियल नर्व बाहर आती है, तो उसमें आधा चेहरा इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे अपना फोरहेड भी, आईब्रोज ऊपर नहीं जाती वो साइड की, आंख बंद कर नहीं पाते, एक आंख खुली रह जाती है, मुंह का एंगल जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है। हाँ, बाद में स्माइलिंग नहीं होती है, स्माइलिंग और अगर स्माइल हो रहा है तो वो टेढ़ा हो जाता है। तो फिर कुल्ला करना है तो एक साइड से पानी लीक हो जाता है। अच्छा। और ये सब जो डिफेक्ट आते हैं इसको
लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैरालिसिस, जो सिर्फ फेशियल नर्व का प्रॉब्लम रहता है, उसमें ब्रेन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अच्छा। तो ऐसे लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैरालिसिस होता है। लेकिन जो अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैरालिसिस होता है उसमें आँख में कोई दिक्कत नहीं होती, आँख खुला नहीं रहता है, आँख खुली नहीं रहती है, लेकिन हाथ और पैर में इफेक्ट होता है सेम साइड में, तो वो अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं, जहाँ हाथ और पैर का भी पैरालिसिस होता है। राइट राइट। सर, ब्रेन हेमरेज होने के बाद में इतना मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट का बचना मुश्किल हो जाता है एक तरह से, तो वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे ब्रेन हेमरेज होता है और नामुमकिन होता है कि भैया पेशेंट मुश्किल से बचेगा? ब्रेन के कई हिस्से हैं जिसमें, हाँ बताइए ना सर प्लीज। तो ब्रेन के कई हिस्से होते हैं, तो उसमें से जो सामने वाला गुलाबी जो हिस्सा दिख रहा है ये फ्रंटल लोब करके है। ये खास करके हमारी मेमोरी है, थॉट्स है। ये जो है जितना गुलाबी है वो मेमोरी, थॉट्स और प्रिमिटिव जो रहता है कि यानी भूख, हंगर, भूख लगना, ये सब यहाँ पे होता है। यहाँ नीचे स्मेल होता है। और हाँ, ये नीचे स्मेल होता है, यहाँ पे हंगर, सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। और बाद में ये जो गुलाबी का लास्ट वाला लाइन है वहाँ पे हाथ और पैर की कंट्रोल होता है। अच्छा। बाद में ये सब फाइबर्स नीचे उतर के यहाँ ये गुलाबी में आ जाते हैं, जिसको बेजल गैंग्लिया करके कहते हैं। हाँ। उसके बाद में फिर नीचे उतरते हैं, तो ये जो हरा वाला हिस्सा दिख रहा है उसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। अच्छा। तो पूरे बॉडी का कंट्रोल वहीं पे होता है, जैसे कि हार्ट, रेस्पिरेशन, इसके सब सेंटर्स उधर ही होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हो जाए तो तुरंत पूरे बॉडी पर असर होता है, या जान को भी खतरा हो सकता है। अच्छा, यहाँ ब्रेन स्टेम में। हाँ, जो हम फांसी देते हैं तो उसमें यहीं पे चोट लगती है जो, हाँ, तो इसलिए तुरंत मौत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी डिसीज होगा तो तुरंत मौत होना मुमकिन है, या तो एटलीस्ट पेशेंट वेंटिलेटर पे चले जाएगा। अच्छा। हाँ, तो उसको ब्रेन डेड भी बोलते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, और ये लाइट ब्लू वाला जो है वो सेंसेशंस का एरिया है। अच्छा। तो यहाँ पे कुछ हो जाए तो अपोजिट साइड के बॉडी में सेंसेशंस कम हो जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ पे भी अगर तो सेंसेशन कम होंगी। सेंसेशन यानी संवेदना। अच्छा। यानी हम हाथ लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा झुनझुनी आ रही, ऐसा बोलेंगे। ताकत रहेगी। अच्छा। यहाँ कुछ हुआ तो ताकत जाएगी, पावर जाएगी। मैं हाथ लगा के देखो, पहली बार हाथ लगा रही हूँ मैं। पहली बार मतलब मैं दिमाग को बहुत नजदीक से देख रही हूँ। बराबर है। तो ये जो पर्पल कलर का है वो कान का एरिया है, जहाँ पे हियरिंग की मेमोरीज यानी साउंड वगैरह की मेमोरीज यहाँ पे रहती है। अच्छा। और रिसेंट मेमोरी भी यहीं रहती है। बाद में ये ग्रीन वाला जो है पीछे वाला हिस्सा होता है, तो वो ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। हमको लगता है आँख से देखते हैं, लेकिन आँख सिर्फ कैमरा है। अच्छा। उसका सब एनालिसिस यहाँ पे होता है। ओहो। हाँ, तो यहाँ कुछ हुआ तो देखने में तकलीफ होती है और दोनों आंखों में तकलीफ हो सकती है। अच्छा। ये छोटा ब्रेन है जो बैलेंस संभालता है, या जो हमें हमारी सीखी हुई चीज़ें रहती है, जैसे स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये जो भी हमारी सीखी हुई स्किल्स होती है, ये इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ रहती है। तो ऐसे ये अलग अलग पार्ट्स है, और इसमें कोई भी पार्ट में या तो खून सप्लाई कम हो गया तो जिसको हम इन्फार्क्ट बोलते हैं, या तो ब्लीडिंग हो गई तो अच्छा, तो प्रॉब्लम होती है, या फिर ट्यूमर्स हुए तो हो सकता है। अच्छा, इसमें कहीं भी अगर ट्यूमर है हाँ। तो डेंजर तो है ही। हाँ। दिमाग खोल के ऑपरेशन करना होता है, और फिर उसके बाद में ये जो नसें हैं, जो हम आम पब्लिक तो नसें ही बोलेगी, डॉक्टर की लैंग्वेज अलग हो जाती है, तो वो आप लोग अलग तरीके से बात करते हैं। तो एक बार अगर ब्रेन हेमरेज हुआ है तो क्या ये बार बार, एक बार होने के बाद बार बार पॉसिबल है ब्रेन हेमरेज होना? ऐसा जहाँ पे एक बार ब्रेन हेमरेज हो गया, हाँ, जहाँ पे एक बार ब्रेन हेमरेज हो गया, वो वहाँ का पार्ट लगभग डेड हो जाता है, तो वहाँ पे दोबारा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अच्छा। लेकिन कभी कभी खून की नस में वीकनेस की वजह से, कमजोरी की वजह से एक फुगा जैसे आ जाता है। हाँ। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने पे वो फुगा, क्योंकि उसकी दीवार जो है पतली है, तो वो फूट जाता है। बाद में ठीक होके फिर से फूट सकता है, तो वहाँ बार बार हो सकता है। उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। खून की नस में पहले तो इसका ओपन ऑपरेशन करना पड़ता था, इसके बेस में एक क्लिप लगा के उसको बंद कर देते थे। अच्छा। लेकिन अभी एंडोवेस्कुलर यानी जो एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, उस टाइप से जाके अंदर से उसको बंद करते हैं, उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो ये ब्रेन हेमरेज का एक कारण है जो बार बार हो सकता है। अच्छा। हाँ। जैसे आपको पता है कि मेरी मम्मी को भी ब्रेन हेमरेज हुआ है, और आपने उनका ट्रीटमेंट भी किया है, तो मम्मी को जो ब्रेन हेमरेज है वो यहाँ पर हुआ है,
तो वहाँ का जो पार्ट है काफ़ी सॉफ्ट है और बैलून की तरह फुला हुआ है, तो वो काफ़ी संभालना होता है कि कहीं हाँ। कुछ फट नहीं जाए, कहीं स्किन के अंदर कुछ चला ना जाए। और कभी कभी वो एकदम से कड़क हो जाता है, कभी एकदम से सॉफ्ट होता है, ऐसा क्यों? ये ऑपरेशन में आपके मम्मी के ऑपरेशन में हड्डी का पार्ट निकाल के रखा है, क्योंकि तब इतनी ज़्यादा सूजन थी कि वो हड्डी रख नहीं पा रहे थे। अच्छा, तो हड्डी तो नहीं होने वहाँ की वजह हड्डी से? नहीं होने की वजह से ब्रेन वैसे सॉफ्ट ही रहता है। अच्छा। और जब हम सोते हैं, सोते वक्त हार्ट और ब्रेन एक ही लेवल पे आने की वजह से ब्रेन में सूजन आ जाती है। तो सो के उठते वक्त ब्रेन हार्ड रहता है, वो जो पार्ट जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है नरम रहता है, वो सुबह जब सो के उठते हैं तब हार्ड रहता है। जब हम बैठ जाते हैं बाद में वो वेनस ड्रेनेज इम्प्रूव हो जाने के बाद वहाँ से खून हार्ट की तरफ निकल जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है। ओके, तो ये रीजन है, क्योंकि कई बार मैं सुबह के वक्त या दोपहर में सो के उठेंगे तब वो कड़क रहेगा। अच्छा, कैसे सिम्टम्स होते हैं जब ब्रेन हैमरेज होता है? ब्रेन हेमरेज हो या इन्फार्क्ट बोलते हैं, मैंने कहीं दूसरी जगह क्लॉट बन के वो खून की नस को चोकअप कर देता है, तो आगे खून ही नहीं मिलता। लेकिन ये दोनों का जो हम बोलते प्रेजेंटेशन यानी दिखना एक जैसा ही है, एक जैसा ही होता है। ये सडनली हो जाते हैं, तो इसके लिए कई बार इनको तो एक्सीडेंट बोलते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, यानी ब्रेन के ब्लड वेसल्स का एक्सीडेंट ऐसे ही बोलते हैं इसको, क्योंकि अचानक होता है। अचानक होता है। ये दो टाइप के होते हैं। बीपी बढ़ने से छोटी छोटी नसें फट जाती है, अच्छा, तो वो ब्लड बाहर आके वो एक ट्यूमर की जैसा काम करता है, प्रेशर जनरेट करता है। तो आजू बाजू के पार्ट्स पे प्रेशर आने से वो फट जाता है। बाकी के पार्ट्स काम करना बंद कर देते। ये हो गया हेमरेज के लिए। लेकिन वही काम जब इन्फाक्ट हो जाता है तो वो ब्लड वेसल चोकअप हो जाती है, तो आगे खून नहीं मिलता, तो उतना हिस्सा धीरे धीरे कम होता है। तो इसके लिए ब्लीडिंग तो सडनली हो जाती है। सडनली मतलब नाक से ब्लीडिंग हो जाता है? नहीं, ब्रेन के अंदर होता है। नाक से ब्लीडिंग बहुत रेयरली होती है। जब बीपी ज़्यादा ही हाई होगा तो नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन हर बार नहीं होती है। सिर्फ अचानक होना, अचानक पूरा पैरालिसिस हो जाना, बेहोशी आ जाना, जैसे वो इम्पोर्टेंट एरिया ब्रेन स्टेम में यदि ब्लीडिंग हो तो बेहोश हो जाता है पेशेंट। तो ये हो गया ब्लीडिंग हुआ। तो अच्छा, मतलब दिमाग में ब्लीडिंग हो रहा है तो और पेशेंट बेहोश हो गया तो ब्लीडिंग है। अच्छा। और बहुत बार जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो तुरंत बेहोश नहीं होता पेशेंट, सर में दर्द होने लगता है। हाँ, पहले दर्द होगा, बाद में धीरे धीरे एक एक पार्ट करके पहले हाथ जाएगा फिर पैर जाएगा, ऐसे हो सकता है। कभी कभी दोनों भी हाथ पैर चेहरा बोलना, क्योंकि जो दाहिने हाथ से काम करने वाले लोग रहते हैं उनका बोलने का सेंटर बाएं साइड में रहता है। अच्छा, तो और उनके फेस में भी फर्क पड़ने लगता है, फेस भी टेढ़ा हो जाता है। ये जो आप बात बता रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली मेरे डैडी के साथ में हुआ था। जब उनके सर में दर्द हुआ था तो 2 घंटे बाद मुझे वापस से जब कॉल आया तो मैंने देखा तो उनके ये सब बॉडी के पार्ट शुरू हो गए थे, चेंजेस, जो बॉडी के पार्ट में चेंजेस आना शुरू हो गया था। और मैं डॉक्टर्स को फोन कर रही थी और मैं उनको लेकर भी गई थी, तो उस समय लेकिन पता ही नहीं चला कि उनके दिमाग में ये सब चीजें चल रही है। इसके लिए एक ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी बनाया हुआ है, फास्ट करके। अच्छा। एफ यानी फेस, चेहरे में कुछ टेढ़ा वगैरह चेंजेस आ गया। ए यानी एक्शंस, यानी वो हाथ पैर हिलना। हाँ, एस यानी स्पीच, यानी बोलने में कोई दिक्कत है क्या। और लास्ट वाला टी यानी कोई बोलते हैं ट्रेमर्स, यानी कंपन वगैरह आ गए क्या। और कोई बोलते हैं टाइम के लिए दिया हुआ, यानी इसको फास्ट यानी विद इन शॉर्ट टाइम यदि हो गया है। अच्छा। धीरे धीरे हो गया होता तो उसको स्ट्रोक नहीं बोलते। तो इसके लिए फेस, एक्शंस एंड स्पीच, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना है। इसमें गड़बड़ी लगे तो तुरंत सीटी स्कैन करना होता है। और कई बार कैसे होता है कि इन्फाक्ट यानी ब्लड सप्लाई कम होना, ये चीज़ सीटी स्कैन में नहीं पिकअप होती, तो उसको एमआरआई करना पड़ता है। लेकिन पहले पूरा एमआरआई करते थे, एमआरआई करने में 20 मिनट निकल जाते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट आजकल डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस करते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि ब्लड सप्लाई कम हुआ कि नहीं। ब्लीडिंग है तो वो तो सीटी स्कैन में भी दिख जाती है। अच्छा, क्या ये जो बीपी हो गया, हाई बीपी और लो बीपी जैसे अभी आपने बताया, तो ये भी मतलब इससे भी ब्रेन हैमरेज हो सकता है 101%? ऐसे नहीं, जरूर हर एक की खून की नसों की स्ट्रेंथ कितनी है, अच्छा, वो मायने रखती है इसमें। कि जैसे किसी के ब्लड वेसल्स स्ट्रांग रहती है तो वो ज़्यादा भी बीपी सह लेती है।
लेकिन किसी की खून की नसें बहुत पतली रहती है तो वो जल्दी टूट जाती है, तो कम बीपी में भी उनको हेमरेज हो सकता है। अच्छा। और किसी किसी को ज़्यादा बीपी भी वो टॉलरेट कर जाते हैं। अच्छा, तो डिपेंड करता है डिपेंड कि उनके तासीर के ऊपर, उनके बनावट के ऊपर। अच्छा। और एज के ऊपर, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ते जाती है तो नसें पतली होती जाती है। अच्छा, उम्र बढ़ती हाँ, जाती है तो बॉडी की नसें नसें पतली होती जाती है। हाँ। बिल्कुल सही है। अब सभी लोग जानते हैं कि सर में दर्द एक आम बीमारी है, कभी बच्चे को होता है कभी बड़े को होता है, तो लोग इतना लाइटली लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन किस हद तक सर दर्द को लाइटली लेना चाहिए और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हमारे यहाँ शहर में तो एकदम उल्टी परिस्थिति है कि थोड़ा सा भी हुआ तो लोग डर जाते हैं और पट से डॉक्टर के पास आ जाते हैं और खुद ही बोलते हैं हमारा सीटी स्कैन कराओ, हमारा एमआरआई कराओ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इतना भी नहीं डरना चाहिए, पर एकदम बेफिक्र भी नहीं रहना चाहिए। तो क्या है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन हेडेक होता है माइग्रेन या आधा सीसी जिसको बोलते हैं। वो हम यदि अनुपात निकालेंगे तो पुरुषों में 50 या 60% लोगों में, और स्त्रियों में तो 80% की स्त्रियों को ये बीमारी, ये प्रॉब्लम रहता है। अच्छा। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा ये कुछ वजह से होता है, जैसे जुकाम कुछ वजह से होता है और उसकी कोई दवा भी नहीं है, कोई इलाज, कंप्लीट इलाज, क्योर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप कोई डॉक्टर के पास जाइए, उसको बोलिए मुझे बार बार जुकाम होता है तो ऐसी कोई दवा दो, ऐसा कोई नुस्खा बताओ, 2 महीने की ट्रीटमेंट होगी तो चलेगा, लेकिन ज़िंदगी में जुकाम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वजह से होता है। ठंडा पानी पियो, ठंडे पानी से नहाओ, हाँ। बारिश में भीगो, धूल झटको, छींक आएंगी, सर्दी होगी। राइट। तो इसलिए उसका कोई क्योर नहीं है, क्योंकि वजह से हो रहा है। वैसे माइग्रेन का कोई क्योर नहीं है, क्योंकि ये कोई वजह से होती है। नींद कंप्लीट नहीं होने की वजह से। एग्जैक्टली। 4 घंटे से ज़्यादा भूखा रहने से, शुगर लेवल कम हो गई। अच्छा। तो भी होता है। पानी कम पीने से होता है, धूप में जाने से होता है। अच्छा। भीड़ भाड़ वाली जगह, जैसे शादी ब्याह में गए या ट्रैफिक में अटक गए, हॉर्न बज रहे, या फिर माहवारी के आजू बाजू में हार्मोन्स की वजह से होता है। अच्छा। या दूसरे किसी ने सेंट मारा हो तो भी होता है। सर दर्द, या नींद पूरी नहीं हुई तो होता है। वो हमें ऑब्जर्व करना है कि सर दर्द कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, हमें ये देखना है। कैसे हो रहा है। तो 2 इम्पोर्टेंट चीजें होती है, 4 घंटों से ज्यादा भूखा रहना और हीमोग्लोबिन हर एक ने, खास करके लेडीज ने चेक कर लेना चाहिए। 12 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्योंकि हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, कितना भी प्राणायाम किया, तो वो आखिरी जाएगा हीमोग्लोबिन से संयुक्त होगी। हीमोग्लोबिन ही कम है तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा। तो इसके लिए ब्रेन क्या करेगा, फिर यहाँ की नस में केमिकल डाल के नस को बड़ी करेगा, ज़्यादा खून खींचेगा, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगा। ओहो। तो उसका काम हो गया, लेकिन यहाँ की नस बड़ी होगी, इसलिए दर्द होता है। अच्छा। पहले तो भारी लगेगा। हाँ। फिर पतली हो जाती है बाद में अपने फिर से अपने नॉर्मल हो जाती है। अच्छा। हाँ, वो डायमीटर बढ़ जाता है उसका, क्योंकि वो ज्यादा खून ले जाती है। तो पहले भारी लगता है, बाद में ठक 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 ऐसे दुखेगा, ज्यादातर एक ही साइड में दुखेगा। उसको दबाओगे तो अच्छा लगेगा, छोड़ेगे तो फिर दर्द होगा। कपड़ा बांधोगे अच्छा लगेगा, छोड़ेगे तो फिर दर्द होगा, क्योंकि खून फिर से दौड़ता है। आँख के इर्द गिर्द ज़्यादा खून आने से लाइट बर्दाश्त नहीं होती है, कान के इर्द गिर्द ज़्यादा खून आने से आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती है। कोई ज़ोर से चिल्लाएगा, टीवी की आवाज़, मोबाइल की रिंग, अच्छा नहीं लगता है। अकेले में अंधेरे कमरे में सो जाऊं ऐसे लगता है। सर दर्द होता है जब माइग्रेन होता है, तो उसमें ठंडा कुछ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। किसी का है, ज़्यादातर पानी पीना, अच्छा, कुछ खाना। इवन आयुर्वेद में भी बोला है, क्योंकि शुगर लेवल कम है इसलिए होता है, तो कोई स्वीट खाओ, पेड़ा खाओ, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, मैं जब मुझे सर दर्द होता है, मुझे भी हल्का सा माइग्रेन है, कभी होता है, और वो तब होता है जब मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती, या जब मैं बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचती रहती हूँ, जिसे लोग टेंशन कहते हैं। तो वो टाइम पे फिर मुझे माइग्रेन शुरू हो जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ, पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रही है आप लोगों के सामने, मैं ठंडा पानी पी लेती हूँ, कुछ तो भी ठंडा खाती हूँ, आइसक्रीम हो गया या ठंडा पानी पी लिया, और आराम से सब काम छोड़ के सो जाती हूँ। और फिर उसके बाद उल्टी होती है। तो और उल्टी होने के बाद में एकदम से मैं फिर रिलैक्स हो जाती हूँ, और इसके अलावा कभी कोई दवाई मेरे पर इतना असर नहीं करती है।
एग्जैक्ट नहीं, इसकी दवा जब ब्रेन ने एक केमिकल डाल के नस को बड़ा किया है, हाँ। उसी वक्त दवा मिलेगी तो ही असर करेगी। अच्छा। इसलिए हमें यदि पहले से पता चल रहा है कि अभी थोड़ा थोड़ा सर भारी हो गया है, अभी हाँ। ठक ठक दुखेगा, हाँ। तो उसी वक्त गोली खा लेना चाहिए, तो वो अच्छा, असर अच्छा। करेगी। मैं थोड़ा नहीं तो गोलियों को खाने में बहुत वो सब लोग डरते कंजूस हैं हूँ। कि किडनी में असर हो जाएगा, हाँ, लेकिन मैं इसको पसंद नहीं करती ज्यादा। हाँ, तो अच्छी बात है, लेकिन पहले ये जो बताया वैसे परहेज करना चाहिए, यानी 4 घंटे से अच्छा। ज्यादा भूखा नहीं रहना है, हाँ। पानी ज्यादा पीना है, धूप से बचना है। अच्छा, हाँ, अपनी हाँ, हेल्थ को health सबसे को, पहले प्रिवेंटिव जो चीजें हाँ। है वो पहले करना। Right। लेकिन अभी कोई चीज तो अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कभी बिल्कुल। कभी हमारा व्रत रहता है, एमसी को कैसे अवॉइड करेंगे, Right, right। और कभी नींद पूरी नहीं होती, Right। तो उस वक्त के लिए हमारे पास एक प्रिवेंटिव टैबलेट भी होती है। वो अच्छा। गोली खाने से पूरा दिन 24 घंटा तक दर्द नहीं होता है, तो ऐसी भी एक गोली है हमारे पास, वो पहले ही खानी लाइक वो पेन किलर की तरह काम पेन करती है। किलर नहीं है, वो प्रिवेंटिव है। अच्छा। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप कभी भी ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो, अच्छा अच्छा, लेकिन पहले ही लेना होता है। और Right। दर्द हुआ तो तुरंत गोली खाना पड़ता है। ये बिल्कुल। हो गया कॉमन हेडेक, लेकिन Common headache। हर हेडेक माइग्रेन ही होगा ऐसा भी नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए जो सर दर्द के साथ में दूसरी कोई चीज़ है, जैसे कि हर बार वो सर दर्द हुआ तो उल्टी होना ही है, राइट, हर बार यदि मेरा होगा, एक्सपीरियंस है। हर बार हुआ तो सीटी स्कैन कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा। हाँ ये एक है। बाकी अकड़ी फिट आई, कभी पैरालिसिस इफेक्ट आ गया, तो सिर दर्द के साथ ये चीज़ें हो गई, बैलेंस में प्रॉब्लम हो गया, विजन में प्रॉब्लम हो गया, सिर दर्द के साथ ये दूसरा कुछ हो गया, तो फिर सीटी स्कैन एमआरआई जरूरी है। मतलब सीरियस मैटर है। हाँ, सीरियस मैटर है, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, आपके हिसाब से क्या दिमाग 3 हिस्सों में काम करता है? हाँ, दिमाग के 3 हिस्से अभी जब दिखा रहा था मैं मॉडल, तो एक तो बड़ा ब्रेन बोलते हैं जिसको कि जो हम बोलते हैं कि ये मानव वंश के लिए भगवान ने दिया हुआ सौगात है। जैसे? ये जो बड़ा ब्रेन है, ये पूरा थिंकिंग है, बोलना है, ये अच्छा। बाकी प्राणी लोग नहीं कर सकते, ये हम करते हैं। Right। तो ये बड़ा ब्रेन है, पूरा। इसमें जैसे बताया मैंने कि मेमोरी के एरियाज है, सेंसेशंस के एरियाज, हियरिंग का एरिया है, विजन का एरिया है। हाँ। तो ये सब जो है ये बड़े ब्रेन में है, ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा हो गया छोटा ब्रेन, यानी ये बैलेंस के लिए है। और तीसरा जो बताया मैंने उसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं, या ब्रेन का जड़ बोलते हैं ब्रेन की। तो बहुत ज़्यादा नाजुक वो होता है। नाजुक होती है, और उसमें सब इम्पोर्टेंट सेंटर्स होते हैं, हार्ट के, रेस्पिरेशन के। तो इसके लिए ऐसे 3 हिस्से होते हैं। अच्छा, ये हाँ, ज्यादा हाँ, खतरनाक हाँ, चीज है हाँ, जो हाँ, एक्चुअली देखा जाए। तो यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए बाकी अगर ब्रेन में कहीं कुछ होता है तो पेशेंट जिंदा रह सकता है। बराबर। कितने कई बार तो ऐसे होता है ट्यूमर की वजह से, या और कोई वजह से हम ये फ्रंटल लोब आधा या पूरा भी एक साइड का फ्रंटल लोब निकाल देते हैं, तो भी पेशेंट को कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा। कई बार सर में भी ऐसा लगता है, जब हम किसी के सर को हाथ लगाते हैं तो ऐसा गांठ जैसा दिखता है, तो वो वैसे बहुत सारी स्किन में जो भी गांठें Disease होती होता है, है, स्किन की गांठें होती है, न्यूरोफाइब्रोमा करके होती है। ये सर में सेबेशियस सिस्ट, ये बहुत कॉमन है, जैसे हमारे पिंपल्स की तरह दिखता है पिंपल्स, कई यस बार। एग्जैक्टली। तो वो कोई सीरियस चीज नहीं है, सीरियस चीज नहीं है ना वो? अच्छा, क्या बच्चों के अंदर भी ब्रेन हैमरेज होता है? हाँ, हो सकता है। वैसे तो अनुपात के हिसाब से बहुत कम होता है, यानी बड़ों में क्योंकि नसें पतली होती है तो, और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। बच्चों में ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा नहीं रहता और नसें अच्छी रहती है, तो वैसे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से तो नहीं होता है, लेकिन दूसरी कोई वजह से हो सकता है। अच्छा, जैसे कि लेकिन बच्चों में चांसेस कम होते बहुत हैं। कम होते हैं। जैसे वही खून की नसों का जाला रहा, हाँ हाँ, या खून के नस में वो फुग्गा रहा, तो ये चीज़ें बच्चों में ज़्यादा होती है। या फिर कभी कोई बीमारी जैसे एनकेफेलाइटिस हो गई, यानी ब्रेन में सूजन है, तो उसमें वो नस फट सकती है। अच्छा। जैसे अभी मैंने आपसे एक सवाल किया था सर कि क्या ब्रेन 3 हिस्सों में काम करता है, तो पहला जो हिस्सा है लाइक जैसे मॉर्निंग में ब्रेन ज़्यादा चलता है, आफ्टरनून में थोड़ा कम चलता है, और इवनिंग में थोड़ा स्लो हो जाता है, नाइट में एकदम से कम हो जाता है, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या? ऐसा कोई सिस्टम नहीं, वो रेस्ट से रिलेटेड है। अच्छा। हम सुबह जल्दी उठ के फिर दिन भर काम करते हैं, जैसे जैसे हम शारीरिक रूप से भी थकते हैं, वैसे ब्रेन भी मानसिक रूप से भी थकते हैं। अच्छा। वो थकान की वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेन 3 हिस्सों में काम करता है, ऐसा यानी कुछ ब्रेन की वेव्स अलग अलग होती है। अच्छा। हाँ, जब हम एक्टिव होते हैं तो अलग वेव्स होती है, अच्छा। जब हम कुछ सोचते रहते हैं
तो अलग वेव्स रहती है, सोते वक्त अलग वेव्स रहती है, ऐसी ब्रेन की वेव्स अलग अलग रहती है। ये सुबह उठने के बाद में, क्योंकि हम रात भर सोए रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो फ्रेश रहते हैं, तो इसलिए सुबह उठेंगे तो कोई भी काम जल्दी से हो जाता है। इसलिए हमारे पिताजी भी बोलते थे कि सुबह उठ के याद करो, खास करके संस्कृत के श्लोक है या पढ़ाई सुबह उठ के ज्यादा करो। हाँ, तो लेकिन अभी उल्टा हो गया। अभी काला या तस्मै नमः। बिल्कुल, अभी लोग रात में काम करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं और सुबह फिर एग्जाम देने चले जाते हैं। मेरी बेटी भी ऐसे ही करती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सच बोले तो ब्रेन को इवन एग्जाम के पहले भी अच्छी रेस्ट मिली तो वो रिकॉल कर सकता है। जैसे मेमोरी, हम मेमोरी बोलते हैं, तो मेमोरी क्या है? 3 डेफिनेशन के हिसाब से मेमोरी है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू रजिस्टर। पहले तो वो चीज को ब्रेन में रजिस्टर करना है, रजिस्टर, रिटेन यानी उसको वहां रखना है, और रिकॉल यानी वापस बुलाना है उसको। तो रजिस्टर, रिटेन एंड रिकॉल फैक्ट्स ऑन कमांड, इसको मेमोरी बोलते हैं। तो इसके लिए हमको मेमोरी बढ़ाने के लिए उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, अपने आप मेमोरी नहीं बढ़ेगी। मेमोरी कैसे बढ़े? हाँ, वो बढ़ने के लिए एक तो हेल्दी डाइट भी चाहिए। जैसे ब्रेन के लिए जो अच्छी चीज़ें होती है, जैसे एक ब्रेन पूरा बना हुआ है फैट्स से। हम एक तरफ तो बोलते हैं फैट कम खाना चाहिए, लेकिन ब्रेन के लिए कुछ खास फैट्स जरूरी होते हैं, जैसे लेसिथिन, स्पिंगोमाइलिन, जो कि अखरोट, बादाम, इसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये हो गया, और गाजर हो गया, ये चीज़ें ब्रेन के लिए अच्छी होती है। तो ये हो गया, तो उससे मेमोरी, और हीमोग्लोबिन अच्छा रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन कम है तो भी मेमोरी कम होगी। और बाद में फिर हमने रजिस्ट्रेशन, थोड़ा सा जेनेटिक भी रहता है, आनुवंशिकता भी रहती है, लेकिन ज़्यादातर मेहनत से मेमोरी बढ़ाई जा सकती है, जिसको कि हम रजिस्टर करने के अलग अलग टेक्निक्स, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म, अपने रेनबो के कलर्स के लिए विबजॉर करके शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं हम, VIBGYOR, विबजॉर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 रंग हमको याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म याद रह गया, तो कभी भी हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनाना। कोई भी चीज़ खुद देखे तो मेमोरी ज़्यादा अच्छी रहती है। जैसे कि हम बच्चों को ऐसे रहता है, मैं पिकनिक, हमारे स्कूल की ट्रिप, तो हम बच्चों को स्कूल ट्रिप में नहीं भेजते, उनसे ऐसे लिखवाते हैं। हाँ, तो जो नहीं होगा ना, वो मुश्किल होगा उसके लिए। मतलब प्रैक्टिकली करना चाहिए, तो वो ज़्यादा मेमोरी शार्प हो जाती है और फिक्स हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों को ये चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव लेने दो, उनको गिरने दो, खेलने दो, वो अच्छा है। क्योंकि बगैर ट्रिप को गए आप ऐसे लिख रहे हैं, तो वो मजा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट का ब्रेन हैमरेज हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसको चीज़ें बहुत पहले की याद है, लेकिन रिसेंटली कल क्या खाना खाया है, आज सुबह क्या हुआ है, वो याद नहीं है। तो नॉर्मल पब्लिक क्या समझती कि ये पेशेंट झूठ बोल रहा है। तो ऐसा क्यों और कैसा पॉसिबल हो सकता है कि पुरानी चीजें याद है, पुरानी बातें याद है, लेकिन कल क्या हुआ वो याद नहीं है? पॉसिबल है? हाँ, ये क्योंकि हमारी मेमोरी 3 हिस्से में होती है। एक होती है इमीडिएट मेमोरी, यानी बहुत बार हम कोई फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ देखते हैं, फिर थोड़ा याद करके दूसरे को बता देते हैं। पहले 7 डिजिट में तो आराम से हम फ़ोन नंबर देख के बोल देते थे, बाद में वो भूल गए। इमीडिएट मेमोरी, हाँ। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती है। ओके। हाँ, दूसरी होती है रिसेंट मेमोरी। इसके लिए छोटे छोटे प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। ये रिसेंट मेमोरी का होता है 48 घंटे। तो इसके लिए प्रोटीन बनाए जाते हैं। तो वो अभी जो बताया मैंने, टेम्पोरल लोब, कान के पास का जो लोब है, उसमें वो प्रोटीन स्टोर किए जाते हैं, 48 घंटे के बाद में टूट जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल नाश्ते में क्या खाया वो मुझे याद रहेगा, या पेपर की हेडलाइन 48 घंटे तक याद रहेगी, लेकिन बाद में नहीं याद रहेगी। तो ये हो गई रिसेंट मेमोरी। तो ये रिसेंट मेमोरी जैसे चोट लगने से भी खराब हो सकती है, जैसे ऑपरेशन होने से भी खराब हो सकती है। और एक डिसीज़ होता है जिसका नाम है अल्जाइमर्स डिसीज़। इसमें ये बनती नहीं है, क्योंकि एक केमिकल जो ज़रूरी होता है एसिटिलकोलिन, वो कम हो जाता है। इसके लिए ये प्रोटीन्स जो होते हैं बनते नहीं है, इसके लिए रिसेंट मेमोरी बनती नहीं है। अच्छा। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, आपने एक मूवी थी उसमें देखा होगा, हाँ, अमिताभ बच्चन का मूवी आई थी। नहीं, वो ब्लैक
थी वो अल्जाइमर्स के लिए। अच्छा, और ये हाँ। गजीनी करके एक मूवी आपने हाँ, देखा है, शॉर्ट टर्म देखा है। मेमोरी लॉस, तो हाँ। उसमें चोट लगने से वो दिखाया। और वो पूरे बॉडी पे बॉडी अपना पे सब लिखते लिखता रहता है। रहे। हाँ, राइट। हाँ। अब रिसेंटली भी एक नई मूवी आई थी तो उसमें भी वही था, सियारा करके थी, उसमें भी वो, हाँ वो मैंने देखा है, काफी फेमस हुई थी वो मूवी। ठीक है, तो ये हो गया रिसेंट मेमोरी। तो जैसे आपने बोला कि हेमरेज का ऑपरेशन हो गया तो भी उसको याद नहीं आएगा, लेकिन चोट लगने से उस वक्त का तो याद नहीं आता, उसको बोलते हैं एमनेजिया। तो जब चोट लगी उसके बाद का ठीक है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन तक याद नहीं आया, बाद में रेगुलर मेमोरी चालू हो जाती है। इसको बोलते हैं एंटीग्रेड एमनेजिया, यानी आगे का याद नहीं आया क्योंकि ब्रेन काम ही नहीं कर रहा था उसको। अच्छा, जो पहले लेकिन उसके पहले का जो चोट लगी उसके पहले का भी 2-4 घंटे का भी याद नहीं आता है। अच्छा, यानी बहुत बार बोल नहीं सकते पेशेंट्स की कैसे चोट लगी या एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्योंकि उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमनेसिया। क्योंकि जैसे मोबाइल में भी स्टोर होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो एक सर्कल घूमते रहता है, हाँ। बाद में वो स्टोर सेव होता है। तो वैसे ये हमारी भी मेमोरी याद होने में, वो स्टोर होने में थोड़ा टाइम जाता है। अच्छा। तो उस टाइम, उतने टाइम का पहला भी चले जाता है, उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमनेसिया, ऐसा भी होता है। तो ऑपरेशन का या सर में चोट लगने की वजह से भी मेमोरी लॉस होता है। और अल्जाइमर्स वाले पेशेंट तो उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि वो सुबह नाश्ता किए तो भी उनको याद नहीं रहता है, फिर वो अपने बहू पे चिल्लाते हैं कि खाना ही नहीं दिया मुझे, नाश्ता ही नहीं दिया, जबकि वो सब खाना खा चुके होते हैं, ऐसा है। अच्छा, ब्रेन हैमरेज होने के बाद में क्या ऐसा होता है कि पेशेंट अजीब से सवाल करता है? हाँ, तो वो किस एरिया में प्रॉब्लम हुआ है, जैसे फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम हुआ होगा तो जरूर वो अजीब सवाल करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरी मम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ है, आप जानते हैं, तो आज की कंडीशन उनकी वही है कि वो कुछ अजीब से सवाल करती हैं और एक बात को वो बार बार रिपीट करती रहती है। एग्जैक्टली, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की वजह से भी होता है कि कोई वही चीज़ बार बार रिपीट करना, या वही अजीब से सवाल करना, कभी गुस्सा कर लेना, हाँ। कभी वहम हो जाना, जैसे कोई चीज़ नहीं है तो भी वो है ही बताना। ये वहम भी उसी के, जो फ्रंटल लोब करके जो सामने वाला हिस्सा होता है उसमें प्रॉब्लम होने से ये सब चीजें, मतलब ये सब दिमाग का ही अलग-अलग प्रॉब्लम है, लेकिन पेशेंट झूठ नहीं बोल रहा है। 100 बात की एक बात, फैमिली के लोग ये समझते कि पेशेंट नखरे कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं होता, ओवर स्मार्ट बन रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीजें मैंने देखी है अपने आसपास। एक तो मेरे घर में ही है, जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपसे बात करने के बाद में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है कि पेशेंट झूठ नहीं बोलता है, ये उसकी चोट की वजह से होता है ऐसे। तो जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपके घर पे ब्रेन हैमरेज का कोई पेशेंट है और वो अजीब सी कुछ बातें कर रहा है और ये कह रहा है कि मुझे कल क्या मैंने खाना खाया था मुझे याद नहीं है, लेकिन बरसों पुरानी बात वो आपसे डिस्कस कर रहा है, याद है उसको, तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आपका पेशेंट झूठ बोल रहा है या फैमिली का जो आदमी बेड पर है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो मेमोरी का ही एक प्रॉब्लम है। एक जैसे सर ने बताया कि प्रोटीन्स की वजह से होता है, जो बनते ही नहीं, प्रोटीन बनते नहीं है, तो वो हो सकता है अल्जाइमर्स डिसीज भी हो गया होगा, उम्र के हिसाब से वो होता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके घर में ऐसा कोई पेशेंट है तो उसे केयर कीजिए, उसके साथ बहस मत करिए, झगड़ा मत करिए, एग्जैक्टली उसे समझिए, अंडरस्टैंड करिए। रिलेटिव्स की भी काउंसलिंग करते हैं हम लोग, ये समझाते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ब्रेन हैमरेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एक बार जब वो हो जाता है तो पेशेंट तो बेड पे रहता है, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं रिलेटिव्स के, उनका ब्रेन हैमरेज नहीं होता फिर भी हो जाता है, क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वो अपने आप को संभाले या अपने पेशेंट को देखे। तो उनका भी उनकी टेस्ट होती है, इट इज अ टेस्टिंग टाइम फॉर द रिलेटिव्स एंड केयरटेकर्स। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि 4 लोग बैठे हुए हैं और एक आदमी है जो डिस्कस कर रहा है, बहस कर रहा है, अचानक से ही वो डिस्कशन करते करते झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है वो टॉपिक और बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाता है इंसान। तो ये भी क्या दिमाग की प्रॉब्लम है जो हमें दिखाई नहीं देती है? हाँ, यदि एक आधे बार ऐसे हो जाए तो बहुत बार गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। हम कोई चीज़ एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठे रहते हैं और वो पूरी नहीं हुई तो हमें गुस्सा आता है, ये कॉमन है। तो लेकिन होता है कभी कभी ब्रेन की
जो फ्रंटल लोब ही फिर से नहीं, ये हमेशा में बार-बार हो रहा है। एग्जैक्टली किसी के साथ वो बार-बार हो रहा है, वही व्यक्ति के साथ में हो रहा है, तो वो हो सकता है उसके ब्रेन में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे वक्त एक्चुअली ये अमेरिका में एक स्टडी भी हुई थी, और उसमें जितने भी ये जैसे खूनी होते थे, इन लोगों पर इनके ब्रेन पे स्टडी होके एक ईगास मोनिस करके साइंटिस्ट था, उसने तो ये बोला था कि इनके फ्रंटल लोब्स अलग कर डालो, सेपरेट कर डालो ब्रेन से, ताकि वो शांत हो जाए। और हाँ, उन्होंने किया था ऐसे, ये सब एक्सपीरियंस ये किया था, और उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, तो ये सक्सेस हुआ था ऑपरेशन? ये सक्सेस हुआ था, क्योंकि वो फ्रंटल लोब की वजह से वहाँ पे एब्नॉर्मल करंट्स निकलने की वजह से ये अचानक गुस्सा तो आप मुझे उसमें दिखा सकते हैं वो कौन सा पार्ट है? यही जो मैंने बोला था, ये फ्रंटल लोब और ये सब फ्रंटल एरिया, यानी नीचे वाला हिस्सा। अच्छा। तो इतने हिस्से में प्रॉब्लम होने से ऐसा होता था, तो ये लोग यहाँ से कट कर डालते थे उसको। अच्छा, इतना हिस्सा उन्होंने कट कर दिया। हाँ, तो आदमी एकदम जैसे डोसाइल जिसको बोलते हैं, बैठे रहेगा, उसको खाने की फिक्र नहीं है। अच्छा, वो वाला स्टेज आ जाता है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्चुअली नॉर्मल होना चाहिए। तो ऐसा अभी तक नहीं है। करते हैं कुछ लोग कि पर्टिकुलर पार्ट को स्टिमुलेट करके या पर्टिकुलर पार्ट को डिस्ट्रॉय करके एक तरह से सुन्न हो जाता है फिर दिमाग, वो इतना। जैसे पहले मेंटल पेशेंट्स को शॉक ट्रीटमेंट भी रहती थी, आजकल अभी वो बहुत कम हुआ है, लेकिन वो उसमें भी एक टाइप से फिट्स जैसे आ जाता था, और ब्रेन में बहुत सारे करंट्स आने से पूरा ब्रेन सुस्त हो जाता था। अच्छा, ब्रेन डेड हो जाता है पूरा एक तरह से। अच्छा, मौत होने के कितने टाइम के बाद तक ब्रेन? ब्रेन तो क्या ब्रेन एक्टिव रहता है? नहीं, एक्चुअली ब्रेन के कुछ हिस्से, जैसे अभी बताया, इंपॉर्टेंट हिस्से चालू रहते हैं। अच्छा। लेकिन बाकी का बड़ा ब्रेन जो होता है वो बंद हो जाता है, तो उसके कुछ साइंस होते हैं, लक्षण होते हैं। जैसे पुतली जो होती है आँख की, उसके ऊपर लाइट डालने से वो छोटी होनी चाहिए, वो होती नहीं है। अच्छा। बाद में हम आंखें खुली रख के गर्दन को हिलाएंगे, हाँ। तो अपनी आंखें घूमनी चाहिए, वो घूमती नहीं है। और कान में पानी डालने से आंखें घूमनी चाहिए, वो होता नहीं है। ये सब चीज़ें टेस्ट हो गई। और एक EEG करके होता है, जैसे हार्ट का ECG होता है, वैसे EEG होता है, उसमें ब्रेन की वेव्स रिकॉर्ड होती है, तो ये वेव्स ऑलमोस्ट 0 तक आ जाती है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें जब साथ में आती है उसको बोलते हैं ब्रेन डेड। लेकिन ऐसे वक्त भी उनका हार्ट चालू रहता है, हार्ट चालू होने की वजह से ब्लड सप्लाई चालू है, इसके लिए उनके किडनीज में से यूरिन फॉर्म हो रही है, ये सब चालू रहता है। फेफड़े चालू हो सकते हैं या बंद हो सकते हैं, लेकिन लीवर अच्छा हो सकता है। तो ऐसे जो ब्रेन डेड पेशेंट्स रहते हैं, उनके ऑर्गन्स हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो कभी कभी सर में चोट लगने से या फिर ब्रेन पे कोई ट्यूमर होने की वजह से, जिसमें पूरे बॉडी में फैलाव नहीं हो या इन्फेक्शन नहीं हो, ऐसे पेशेंट्स के हम ऑर्गन्स यूज कर सकते हैं जब ये पेशेंट को ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है। ब्रेन डेड हो जाता है तब। लेकिन सर, मेरा सवाल ये था कि डेथ होने के बाद में जब इंसान मर जाता है, तो मरने के कितने घंटे के बाद या कितने मिनट के बाद में ब्रेन पूरी तरह से डेड हो जाता है? ब्रेन तो पूरा एग्जैक्टली, जब ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई, इंपॉर्टेंट एरियाज को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, तो विद इन सेकेंड्स, मे बी 1 मिनट भी नहीं लगता है, जब ब्रेन डेड हो जाता है, उतना पार्ट डेड हो जाता है। तो वो इम्पोर्टेंट एरिया डेड हो गया तो पूरा ब्रेन डेड हो जाता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक पार्ट में ब्रेन डेड हो गया, लेकिन बॉडी के सारे पार्ट चालू है। उसको बोलते हैं कोमा में पेशेंट चला गया, मतलब पेशेंट है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी की चीजें ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। टाइप्स होते हैं उसमें, कुछ कोमा में जैसे कि इन्फेक्शन की वजह से या ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए कम हो गया, या फिर अमोनिया बढ़ गया, इन सोडियम कम हो गया, इनकी वजह से भी पेशेंट कोमा में जा सकता है, लेकिन ये रिवर्सिबल है। अच्छा। इनकी ट्रीटमेंट करें तो ये कोमा से बाहर आ सकते हैं, ओके, हेड इंजरी की वजह से। अच्छा। लेकिन कुछ पार्ट में जब बड़े हिस्से कोई ब्लड सप्लाई नहीं मिला है या ब्रेन ट्यूमर है, तो उसमें जब कोमा में जाता है तो फिर नहीं बाहर आता है। तो आपके हिसाब से अगर ब्रेन डेड हो गया है तो ऑर्गन्स डोनेट कर देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो बोलूँगा ये एक तरफ है कि लाखों के लोग किडनी फेलियर से डायलिसिस पे है, हर हफ्ते में 2-2, 3-3 बार डायलिसिस को जाते हैं, उनको किडनी मिलती नहीं है, तो क्यों ना उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो इसके लिए ऑर्गन डोनेशन करना है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। नॉर्मली एक नींद का एक जो प्रॉब्लम है
कि नींद नहीं आ रही है तो पब्लिक क्या नींद की गोली ले लेती है, तो किस हद तक नींद की गोलियां लेना ठीक है? अति सर्वत्र वर्जय, कोई भी चीज की अति नहीं करना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, घर में किसी की डेथ हो गई है या फिर तो उस वक्त या तो कोई बहुत डरावनी सिचुएशन आ गई है, बहुत स्ट्रेस वाली सिचुएशन, तो कुछ दिन के लिए गोली खाना ठीक है। तो अभी वो कुछ दिन हर एक के लिए अलग अलग है, जो खुद माइंड से स्ट्रांग होगा तो वो हार्डली एक आधी गोली या 2-4 दिन खाएगा। किसी को 1-2 महीना उसकी हेल्प लगेगी, कोई 6 महीना लेगा, लेकिन अल्टीमेटली विल पावर पे है। हमने विल पावर स्ट्रॉन्ग करके वो सिचुएशन में से बाहर आके गोलियों का सहारा नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बैसाखी है, तो कोई पाँव में कोई पाँव में लगा तो जिंदगी भर बैसाखी लेके थोड़ी चलता है। राइट, एक ना एक दिन खुद के पाँव पे चलने की कोशिश। ब्रेन हेमरेज के पेशेंट जो हमेशा जागते रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बेड पे रहते हैं, तो उनको कंटिन्यू नींद की गोलियां देना ठीक है? कभी नींद भी जरूरी होती है रिलैक्सेशन के लिए, और कोई 24 घंटा ही नहीं सो रहा है तो फिर देना जरूरी भी हो जाता है। अच्छा, मतलब 24 आवर्स कोई अगर जाग रहा है तो जरूरी है। लेकिन अगर कोई 2 घंटा सो रहा है, तो बीच में सो के उनकी 6 घंटा, क्योंकि सो रहे तो ज्यादा बेड पे ही है तो ज्यादा नींद की भी जरूरत नहीं रहती, लेकिन दिन में 6 घंटा नींद होनी चाहिए। मतलब 2-2 घंटे के टाइम पे वो सो जाते हैं। स्पेल्स में यदि 2-3 बार सो गए, 3-4 बार सो गए तो कोई गोली की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। तो लेकिन ऐसे पेशेंट रात को जागते हैं और फैमिली के लोगों को परेशान होता है, इसलिए फिर हमको उसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम या फिर डायurnal वेरिएशन, यानी जो हम करते हैं दिन में जागना रात में सोना, तो वैसा उन्होंने करना चाहिए। इसके लिए फिर हमको रात में नींद आने की गोली देनी होती है, और कभी कभी हम आजकल अभी नींद उड़ाने की भी गोली आई है, तो वो भी हम सुबह दे सकते हैं। दिन में ज्यादा सो रहे हैं अच्छा, लेकिन उससे कोई नुकसान है? नुकसान कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा कोई पेशेंट जो दिन में सो रहा है लेकिन रात को जाग रहा है तो उनको रात में नींद की गोली दीजिए और सुबह नींद उड़ाने की गोली। मतलब दोनों गोलियां दे सकते हैं। तो ये मतलब खतरनाक नहीं है इस तरह से? कोई भी चीज बहुत लंबे देर तक करना खतरनाक है। अच्छा, कभी-कभी दे सकते हैं। कभी-कभी दे सकते हैं। हो सकता है ये कुछ दिनों के बाद में उसका रिदम चेंज हो जाए, यानी फिर वो दिन में जागना चालू कर दे और रात में सोना चालू कर दे। अच्छा, एक टेस्ट के बतौर कर सकते हैं हम लोग। हमारे घर में अगर पेशेंट है इस टाइप का जो दिन में सो रहा है लेकिन रात में जाग रहा है, बाकी के लोगों को भी जगा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम रात में हम दवाई देके उनको सुला सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं, रेगुलर नहीं, मतलब बहुत रेगुलर। तो बच्चे जब होते हैं तो उनका दिमाग का कौन सा हिस्सा होता है जो डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से वो दिमागी तौर से वीक होते हैं? तो ये जो अभी बताया मैंने कि बड़ा ब्रेन जो है, फ्रंटल लोब वगैरह है, तो ये डेवलप होते रहता है। यहाँ की सेल्स जो है, नंबर ऑफ सेल्स तो लगभग पैदाइशी जितनी होती है उतनी होती है, जैसे पिंक और व्हाइट वाला जो हिस्सा है। तो ऊपर का ग्रे और नीचे व्हाइट होता है। तो व्हाइट जो होता है वो फाइबर्स होते हैं, और ऊपर जो है सेल्स होती है। अच्छा। सेल्स में मेलानिन पिगमेंट होने की वजह से वो ग्रे ब्लैकिश लगती है। और ये बच्चों का डेवलपमेंट जो है पहले 2 साल तक, बचपन के 2 साल तक डेवलप होते रहता है ब्रेन, तो उसके बाद में लगभग डेवलपमेंट रुक जाती है। फिर जो भी होता है वो मैच्योरेशन होता है सिर्फ। तो इसके लिए पहले 2 साल बहुत ज़रूरी होते हैं। उसमें यदि कुछ हो जाए, यदि अनफॉर्चुनेटली कोई इन्फेक्शन हो जाए, मेनिंजाइटिस हो गया, एनकेफेलाइटिस हो गया, या यानी दिमाग में बुखार जाना बोलते हैं वो, या फिर फिट्स की बीमारी हो जाए, तो फिर उनका ब्रेन रुक जाता है। रुक जाता है डेवलपमेंट। कुछ बच्चे पैदा होते से तो उनका कभी कम दिनों के पैदा, जिसको प्रीमैच्योर डिलीवरी बोलते हैं। अच्छा। तो उनका ब्रेन मैच्योर नहीं रहता है, इसके लिए भी वो वीक रह सकते हैं। या किसी का ब्रेन का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, पेट के अंदर ही मतलब डेवलप नहीं हुआ है। एग्जैक्ट। तो इनके फिर बहुत सारी समस्याएं। तो वो कैसे डेवलप नहीं होता है, क्या बहुत मतलब? सारी, क्योंकि पेट में अभी आजकल तो सबको पता है कि गर्भवती का खाना पीना अच्छा रहना चाहिए, कैल्शियम, विटामिन बी, खून अच्छा रहना चाहिए, हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। ये सब गर्भवती की यदि हम अच्छे से देखभाल करेंगे तो बच्चा भी तंदुरुस्त बनेगा। अंदर ही वो बच्चा अच्छे से डेवलप होगा। और उनके मानसिक स्वास्थ्य भी रहना चाहिए गर्भवती। राइट। तो क्या दिमाग के हिसाब से आप क्या सोचते हैं, दिन में सोना राइट है?
नहीं, डेफिनेटली दिन में सोना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी सारे एसिड पैदा हो जाती है और दिन में सोने के लिए। दिन में सोने की वजह से। लेकिन अब जो नाइट ड्यूटी करते होंगे तो उनको तो सोना ही पड़ता है, दिन में ही सोना पड़ता है। अच्छा, तो वो जो एसिड है वो रात में नहीं होता है? रात में नहीं होता है, दिन में ही हाँ, होता है। दिन में दोपहर के नींद में ज़्यादा एसिड बनता है। अच्छा, इसीलिए जब शाम को उठते हैं तो वीकनेस टाइप का फील होता है और लेजीनेस फील होता है। और दूसरा उठने का भी रहता है, जैसे सुबह उठेंगे जो पाव फटती है बोलते तब, तो उसमें कैसे होता है कि कुछ हार्मोन्स सिक्रेशन होती है, कॉर्टिसोल हो गया, एंडोर्फिन हो गया, वो सुबह सिक्रेट होती है, तब अपने आप ही हमको फ्रेश लगता है। लेकिन वही शाम के वक्त जब लाइट कम हो जाता है तो इसलिए हमको उदास जैसा लगता है, तो ये उसमें एक रीज़न है। अच्छा, जैसे अभी बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि मोबाइल लोग देख रहे हैं और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या सोचते हैं, मोबाइल ज़्यादा खतरनाक है दिमाग के लिए या स्क्रीन टाइम ज़्यादा खतरनाक है? हाँ, मेरे हिसाब से तो स्क्रीन टाइम ही ज़्यादा खतरनाक है। मोबाइल सिर्फ एज ए गैजेट इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन आजकल सब चीज़ें मोबाइल पे ही आ गई है। मोबाइल ने लिटरली सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। पहले हम घड़ी पहनते थे, तो वो सब कैलेंडर वगैरह सबको रिप्लेस कर दिया है। तो मोबाइल पे सब चीज़ें हैं और इसलिए मैक्सिमम स्क्रीन टाइम मोबाइल का ही हो जाता है। लेकिन ओवरऑल इन्हें हम टीवी भी देख रहे हैं और सब चीज़ें देख ही रहे, लैपटॉप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो इन्हें स्क्रीन टाइम ज़्यादा खतरनाक है। वो खास करके आंखों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम कुछ सवाल करेंगे रैपिड फायर की तरह, जैसे जिनके आपको जवाब देना है। जैसे आप क्या सोचते हैं, पैसा या सुकून? सुकून। राइट। दूसरा क्वेश्चन है, नेचर वॉक या जिम करना जरूरी है? आप क्या सोचते हैं, बताइए। देखा जाए तो दोनों भी सही है, लेकिन नेचर वॉक कभी भी आपके हिसाब से नेचर वॉक ज़्यादा अच्छा है दिमाग के लिए। अच्छा, इन दो चीज़ों में से एक बताइए, शुगर या स्ट्रेस ज़्यादा खतरनाक है दिमाग के लिए? स्ट्रेस। अच्छा, कोई ऐसी वन हैबिट जो हर किसी को करनी चाहिए? खुद खुश रहो, लोगों को खुश रखो। या जो हमारी हॉबी होती है, हर एक को एक हॉबी रहनी चाहिए जिससे हम पूरी दुनिया के टेंशन्स भूल सके। राइट। और लोगों की मदद करना। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि चलते चलते ये बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, कोई एक लाइन में एक मैसेज दीजिए आप अपना, जो पब्लिक अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। देखिए, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा एक हमारे कहावत है। यानी शरीर ही सब है, यहाँ पृथ्वी पे हमको साथ देने वाला शरीर है, तो उसके ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा होता है कि हमें अच्छी आदतें रहनी चाहिए, तो ही जाके शरीर खराब नहीं होगा। तो इसके लिए अच्छी आदत रखना, नियमित आहार, नियमित व्यायाम, नींद, ये सब चीज़ें पूरी करना, ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी रहेगा। राइट। टाइम निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर का जो हॉस्पिटल है उनके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दूंगी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कभी भी अगर सर से बात करनी है, मिलना है, हॉस्पिटल में आना है, तो आप उस लिंक पे जाके इनके हॉस्पिटल में विज़िट कर सकते हैं। हमारे ऑडियंस को बताया दिमाग के बारे में और काफ़ी कुछ सीखा होगा हमारे ऑडियंस ने। तो आप हमारे लिए अपने टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपने मुझे इसके लिए लायक समझा और बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, इसलिए धन्यवाद। सर, आपने भी बहुत अच्छे ऑडियंस को एडवाइस दिया है और मुझे लगता है कि आपने भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।